92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी इतना करो ना मुझे प्यार पार्ट 2। दोस्तों, आज सुनाता हूं इस कहानी का दूसरा हिस्सा, इतना करो ना मुझे प्यार पार्ट 2। तलाक के 15 साल बाद नचिकेत एक बार फिर रागिनी के सामने था और इस बार उसके बच्चे भी उसके साथ थे। रागिनी और उसके बच्चे, जिन्होंने 15 साल से अपनी माँ को देखा नहीं था, जो अब उसको पहचानते तक नहीं थे। रागिनी और नचिकेत का तो तलाक हो चुका था, लेकिन माँ बाप का तलाक नहीं हो सकता है। अब आगे। आज शायद कयामत का दिन था। तलाक के 15 साल बाद नचिकेत आज फिर मेरे सामने था। एक तरफ नचिकेत था जिसके साये को भी मैं अपने घर में नहीं घुसने देना चाहती थी। दूसरी ओर मेरे रणवीर और अगम, जिनकी याद में न जाने कितनी रातें मैंने रो के काटी थीं और जिनकी एक झलक पाने के लिए मैंने कितनी दुआएं मांगी थीं। और आज जब मेरे बच्चे मेरे सामने खड़े थे तो मैं उनको गले भी नहीं लगा सकती थी। उनकी नजरों में मेरे लिए प्यार तो दूर, पहचान का भी कोई निशान नहीं था। 15 साल पुराने रणवीर और अगम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अगम मुझे देख के मुस्कुराया। रणवीर ने तो खैर ढंग से मेरी ओर देखा भी नहीं। वो दोनों मेरे सामने खड़े थे, लेकिन फिर भी कितनी दूर। उन्हें पैदा मैंने किया था, लेकिन आज मैं उनके लिए सिर्फ एक अजनबी थी। अंदर से निशी पुकारे जा रही थी, लेकिन मेरे कदम पत्थर बन गए थे। इतना भी नहीं हुआ कि नचिकेत और अपने बच्चों को अंदर आने के लिए कह दूं। मुझे आवाज देते देते निशी खुद ही दरवाजे तक आ गई। कोहनी तक मेहंदी से रंगे अपने हाथ मेरे आगे करते हुए बोली, मॉम देखो मेरी मेहंदी। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़े उन तीनों को देख के उसकी बात आधे में ही रुक गई। वो अविश्वास और हैरानी से उनको देखती रही। नचिकेत अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ गए और निशी दौड़ के उनके गले लग गई। खुशी और एक्साइटमेंट की वजह से उसकी आंखें चमक रही थीं। नचिकेत के ब्लेजर से उसकी मेहंदी जरा खराब भी हो गई थी, लेकिन उसको आज मेहंदी की परवाह नहीं थी। आई न्यू डैड, आप जरूर आएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। नचिकेत उसके इस एक्साइटमेंट पे मुस्कुराए। मीट योर ब्रदर्स रणवीर एंड अगम। नचिकेत ने मेरे बच्चों का उनकी बहन से परिचय कराया। हेलो। बहुत कैजुअल था दोनों का अंदाज, उतना ही कैजुअल जितना 15 साल बाद मिले भाई बहन का हो सकता है। ऐसे भाई बहन जिनकी परवरिश तो दूर, याद तक साझा ना हो। आप लोग आइए, प्लीज कम इन, निशी ने कहा तो मुझको ध्यान आया कि वो लोग कितनी देर से दरवाजे पे ही खड़े हैं। मैंने खुद को सामान्य किया और उनको अंदर आने के लिए कहा। नचिकेत अनयूजुअली शांत लग रहे थे, जैसे मेरे सामने आने से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। लेकिन मैं इतनी सामान्य नहीं रह पाई। कमरे में अजीब सी बेचैनी थी, अजीब ऑकवर्डनेस। उनके सफ़र, मौसम और शादी की तैयारियों से जुड़ी कुछ बातें करने के बाद कमरे में खामोशी छा गई। ना नचिकेत के पास कुछ कहने के लिए रहा, न मेरे पास। अगम तो वैसे भी ज़्यादा बात नहीं करता और रणवीर फ़ोन पे अपनी ईमेल चेक करने में लगा रहा। वो तो माँ नाश्ता ले आई तो थोड़ा माहौल बदल गया। इसे आलू पसंद नहीं है। माँ को रणवीर की ओर समोसे की प्लेट बढ़ाते देख के मैंने और नचिकेत ने करीब करीब साथ ही ये बात कही। पता नहीं कैसे ये बात मेरे मुंह से निकल गई। शायद रणवीर बचपन में आलू की सब्जी नहीं खाता था, इसलिए। थोड़ी देर के लिए बदला माहौल, फिर ऑकवर्ड हो गया। मैं इसके बाद कुछ नहीं बोली। निशी, आरव, नचिकेत और अगम इसके बाद बात करते रहे, लेकिन रणवीर चुप ही रहा। उसने कुछ खाया भी नहीं। बचपन में भी तो वो ऐसा ही था। जब सबसे ज़्यादा इमोशनल होता है, उस वक्त सबसे ज़्यादा सख्ती ओढ़ लेता है। मैं भी तो ऐसी ही हूँ। मैं लगातार उन दोनों को देख रही थी। नचिकेत जब उनको लेके अमेरिका गए थे तब दोनों बहुत छोटे थे। अगम तो तब ढंग से बोलना तक नहीं सीख पाया था,
उन पुराने रणवीर और अगम में मैं इन चेहरों को फिट करने की कोशिश कर रही थी, पर नचिकेत का इतना शांत और सामान्य होना मुझे और बेचैन कर रहा था। उसकी मौजूदगी एक बोझ थी मेरे लिए, जो मुझ पे हावी होती जा रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी इतना करो ना मुझे प्यार पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, तलाक के 15 साल बाद नचिकेत और अपने बच्चों को सामने देख के रागिनी बेचैन हो जाती है। एक तरफ नचिकेत की अनचाही मौजूदगी है, दूसरी ओर अपने ही बच्चों की नज़रों में खुद के लिए अजनबी होने की टीस। क्या रागिनी अपने बच्चों के करीब आएगी? सुनते हैं आगे। पूरा दिन गुजर गया था और मैं रणवीर और अगम के साथ अकेले बात नहीं कर पाई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पास वक्त नहीं था, पर मेरे सारे शब्द खो गए थे। अपने बच्चों को बड़े होते हुए ना देख पाना कितना बड़ा जख्म है, काश मैं उनको बता पाती। निशी और आरव के साथ वो जल्दी ही घुल मिल गए थे। माँ के कमरे में रणवीर और अगम के बेड लगा दिए थे, इसलिए माँ आज मेरे कमरे में ही सो रही थी। मेरी बेचैनी उन्होंने तुरंत समझ ली। बच्चे सो गए होंगे अभी, तू भी सो जा, कल मिल लेना, माँ ने कहा। रणवीर को तो नीचे तकिए पर नींद ही नहीं आती। मुझे तभी याद आया, उसने आधी आदतें तो मुझसे ही पाई थी। घर में सिर्फ मेरे पास ही ऊंचा तकिया था। मैंने अपना तकिया उठाया और उनके कमरे की ओर चली गई। सोए नहीं थे दोनों। रणवीर लैपटॉप पे काम कर रहा था। जब से वो आया था, करीब करीब पूरा वक्त कुछ न कुछ काम ही कर रहा था। यह आदत उसने ज़रूर नचिकेत से सीखी होगी। अगम हेडफोन कानों में लगाए गाना सुन रहा था और बेसुरी आवाज़ में कोरस दे रहा था। मुझे देख के उसने हेडफोन तो नहीं निकाला, लेकिन एक स्माइल ज़रूर दी। रणवीर ने भी चोर नज़रों से मुझको देखा था, लेकिन सर नहीं उठाया। सब ठीक है? कंफर्टेबल तो हो ना तुम लोग? मैंने कहा। अपनी आवाज़ में अपने अंदर के तूफान का ज़रा भी इशारा नहीं देना चाहती थी मैं। यस, एवरीथिंग्स फाइन। अगम ने अब अपना हेडफोन निकाल लिया। इट्स प्रीटी हॉट दो, वो बोला। मैंने मुस्कुरा के उसकी बात से सहमति जता दी और रणवीर की ओर देखा। वो ये जताने की कोशिश कर रहा था कि इस बातचीत से, मेरे यहाँ होने से उसको कोई मतलब नहीं है। रणवीर, तुम्हारे लिए पिलो लाई हूँ, मैंने तकिया उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। आई एम फाइन, वो मेरी ओर देखे बिना ही बोला। ले लो, आई नो तुम ऊंचा तकिया लगाते हो, मैंने कहा। रियली? डोंट ट्राई टू बी माई मॉम। रणवीर अपनी आवाज़ की कड़वाहट छिपा नहीं पाया, हालांकि उसने तुरंत खुद पे काबू भी कर लिया। डोंट वरी, मेरे लिए यही पिलो ठीक है, उसने कहा और फिर से अपने काम में डूब गया। तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैंने मन ही मन कहा और कमरे से निकल गई। नीचे हॉल में निशी नचिकेत के साथ बैठ के आइसक्रीम खा रही थी। रात को सोने के पहले आइसक्रीम खाने की उसकी ये आदत छुड़ाने की मैंने कितनी कोशिश की थी, पर इस आदत को मैं सख्ती से भी छुड़ा नहीं पाई थी। निशी, सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मैंने उसे आवाज़ दी। मॉम, बस थोड़ी देर। निशी नचिकेत के साथ बहुत खुश लग रही थी। डोंट आर्ग्यू, कहा ना सो जाओ, कल दिन भर फंक्शन रहेंगे, मैंने सख्ती से कहा, तो वो मुंह बनाती हुई अपने कमरे में जाने लगी। नचिकेत ने मुस्कुरा के उसको गुड नाइट विश किया और फिर मेरी ओर मुड़ गए। लिसन, आरव को उसके कमरे में ही सोने दो, हॉल में मैं सो जाऊंगा, नचिकेत बोले। नहीं, हॉल में आरव सोएगा, आपके सोने का अरेंजमेंट उसके कमरे में है, मैंने कहा और उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना अपने कमरे में चली गई। नचिकेत की मौजूदगी जो उसे देखते ही मेरे वजूद को हिला गई थी, अब मैंने उसकी आदत डाल ली थी। शादी में इतने मेहमान आए थे, एक और मेहमान के आने से भला क्या बदल जाने वाला था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी
इतना करो ना मुझे प्यार पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने एक्स हस्बैंड नचिकेत की 15 साल बाद अपने घर में मौजूदगी रागिनी की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। अपनी शादी पे अपने पिता को देखने की निशी की ख्वाहिश की वजह से उसने नचिकेत को शादी में बुला तो लिया, लेकिन वो नहीं चाहती कि दोनों का ज़्यादा सामना हो। अब आगे। नचिकेत ने आते ही काफ़ी जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। वो हर काम ऐसे हैंडल कर रहे थे जैसे दुल्हन के पिता को करनी चाहिए। 15 साल बाद मुझसे मिला मेरा बेटा अगम भी फंक्शंस में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दूसरा बेटा रणवीर अपने कमरे में ही बैठा रहता। एक ही दिन में मैं समझ गई थी कि उसे रिश्तों पर, प्यार पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। न वो अब तक किसी फंक्शन में शामिल हुआ, न ही हमारे साथ शॉपिंग पे आया। शॉपिंग से लौटकर अगम एक एक करके सारे खरीदे हुए कपड़े खोल के बैठ गया। इस घर में अब तक ऐसी हरकतें सिर्फ निशी करती थी, अब ये भी। मुझे हंसी आ गई। डू यू थिंक कि शेरवानी मुझ पे अच्छी लगेगी? अगम ने एक शेरवानी दिखाते हुए पूछा। बहुत अच्छी लगेगी, मैंने कहा, हालांकि मेरी नज़रें रणवीर पे टिकी थीं। वो एक मैगज़ीन पढ़ने में बिजी होने का नाटक कर रहा था। रणवीर, तुम क्या पहन रहे हो? मैंने पूछा। विल सी, कुछ भी पहन लूँगा, उसने कैजुअली कहा। कुछ भी कैसे पहनेंगे? मॉम ने आपके लिए भी कुछ खरीदा है, लेट मी शो यू, अगम बोला। उसने शॉपिंग बैग्स के ढेर में से एक पैकेट निकाल के रणवीर की ओर बढ़ाया। रणवीर ने पैकेट लिया, लेकिन खोला नहीं, वहीं बेड पे रख दिया। आई हैव माई क्लोथ्स बट थैंक्स, वो बोला। रणवीर से मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर भी पैकेट वहीं छोड़ के मैं निशी के कमरे की ओर बढ़ गई। वो भी बिस्तर पे कपड़ों का ढेर फैलाए कंफ्यूज खड़ी थी। निशी, क्या है ये? तो अब तक तैयार नहीं हुई? मैंने ज़मीन पे गिरी हुई उसकी एक ड्रेस को उठाते हुए कहा, पर उसे कहाँ फुर्सत थी मुझको जवाब देने की। आई एम सो कंफ्यूज मॉम, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। 4 ड्रेसेस ट्राई कर लिए, नथिंग इज वर्किंग। अच्छा, यू टेल मी, इनमें से कौन सी पहनूं? उसने एक के बाद एक कई ड्रेसेस मेरे सामने फैला दी। मैंने एक नज़र उन कपड़ों पे डाली और निशी का चेहरा अपनी ओर घुमा लिया। कुछ भी पहन ले बेटा, तुझ पे तो सब अच्छा लगता है। चलिए ग्रीन लहंगा पहन ले, मैंने एक लहंगा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। निशी कुछ कहती इससे पहले ही नचिकेत कमरे में चले आए। पापा, आप ही हेल्प कीजिए, निशी ने कहा। नचिकेत उसके कपड़ों को उलट पुलट के देखने लगे और फिर लाल नारंगी रंग की एक ड्रेस उसके आगे कर दी। थैंक यू पापा, मुझे भी यही ड्रेस सबसे अच्छी लगी थी, निशी ने कहा और कपड़े बदलने चली गई। वो मैं निशी के लिए लाया था, एक नेकलेस सेट मेरी ओर बढ़ाते हुए नचिकेत ने कहा। तुम्हें ठीक लगे तो पहना देना उसे। मैंने कहा और नचिकेत के हाथ से सेट ले लिया और बाहर जाने लगी। माँ पुकार रही थी मुझे। रागिनी, नचिकेत ने आवाज़ दी तो मैं मुड़ी। थैंक यू, उन्होंने कहा। मैं ना समझ में आने वाले अंदाज में उनको देखने लगी। तुमने शादी में बुलाया इसलिए? मैंने नहीं, आपकी बेटी ने बुलाया है। मैं तो नहीं चाहती थी कि आप आएं, मैंने सख्ती से कहा। चलो, तुमने माना तो सही कि निशी मेरी भी बेटी है, नचिकेत गहरी सांस लेके बोले। मैं कहना चाहती थी कि ये निशी की बदकिस्मती है कि वो उनकी बेटी है, लेकिन घर आए मेहमान का अपमान करना ठीक नहीं लगा। वैसे भी कौन सा उनको जिंदगी भर यहाँ रहना था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या कंचन पंत की लिखी कहानी इतना करो ना मुझे प्यार पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना रागिनी की कोशिशों के बावजूद रणवीर उसके नजदीक नहीं आ पाता है। उधर रागिनी के पुराने घाव तानों के रूप में नचिकेत पे बरस रहे हैं। दोनों के इस टकराव का क्या होगा अंजाम, सुनिए आगे। लड़की की शादी में कितना काम होता है। सुबह से भाग दौड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
मैं केटरर को खाने का मेन्यू समझा रही थी, तभी डेकोरेशन वाले आ गए। मैडम, ये कुर्सियों के कवर कहाँ रख दूँ? उनमें से एक ने पूछा। भाई, रखने नहीं है, हॉल में सारी कुर्सियाँ पड़ी हैं, उनमें कवर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और वो 2 पर्पल चेयर बोझ लाए हैं ना। मैं मेन्यू कार्ड से नज़र हटा के उनकी ओर मुड़ी। हाँ मैडम, सब लाएं, बिल्कुल आपके मंडप के डेकोरेशन के मैचिंग किया, उसने बोला और सारा सामान लेके हॉल की ओर चल दिया। मेन्यू का काम निपटा के मैंने सोचा ज़रा मंडप का काम भी देखा हूँ। सुशील भाई, ये क्या कर दिया आपने? मैंने बताया था ना आपको कि मंडप की डेकोरेशन पर्पल ऑर्किड और सफ़ेद गुलाब से होगी। फूल वाले को मंडप पे पर्पल के बजाय ब्लू ऑर्किड लगाते देख मेरा पारा चढ़ गया। अरे अभी अभी एक साहब बोल के गए नीले फूल लगाओ, अब आप कह रही बैग नहीं लगाओ। मैडम, पहले आप लोग डिसाइड कर लो करना क्या है। सुशील झल्ला के बोला। कौन सा बोल के गए? मैंने हैरानी से पूछा। आरव को तो इन कामों से कोई मतलब नहीं है, और उसके अलावा तो घर में कोई और मर्द है नहीं, मैंने कहा था। पीछे से नचिकेत की आवाज़ आई। पर्पल ऑर्किड ताज़े नहीं थे तो मैंने ब्लू लगाने को कह दिया। वो बोले, ताज़े फूल नहीं थे तो ताज़े लेके आइए, लेकिन मंडप की डेकोरेशन पर्पल ऑर्किड से ही होगी। हो गया ना डिसाइड? अब आप जाइए। मैंने नचिकेत को जवाब देने के बजाय सुशील से कहा। वो बुनबुनाता हुआ वहां से चला गया। मेरी इस हरकत से नचिकेत को अच्छा नहीं लगा था। उनके चेहरे पे नाराज़गी के भाव थे। अपने दोनों हाथ बांधे वो मेरी ही तरफ देख रहे थे, हालांकि कुछ कहा नहीं। आप शादी की तैयारियों में इंटरफेयर ना ही करें, मैं हूं यहाँ डिसीजंस लेने के लिए। तुम यहाँ नहीं थे पिछले 15 सालों से। निशी की पसंद नापसंद मैं जानती हूँ। मैंने सीधे उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा। मेरी भी बेटी की शादी है एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। नचिकेत थोड़ा नाराजगी से बोले। आई डोंट नीड योर हेल्प। आप यहाँ मेहमान बन के आए, मेहमान की तरह खाइए पीजिए, शादी अटेंड कीजिए और जाइए, मैंने कहा। नचिकेत गुस्से में कुछ कहने को हुए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और मुड़ के चले गए। मैं डेकोरेशन का काम संभालने लगी। अगर मैं नहीं देखती और मंडप पे नीले ऑर्किड लग जाते तो इन सारी कुर्सियों के कवर भी बदलने पड़ते। मैं अपनी कड़वाहट नचिकेत पे उगलने के बजाय ये बात भी उनको बता सकती थी, लेकिन जब उन्होंने आज तक अपनी किसी हरकत के लिए मुझको सफाई नहीं दी तो मैं क्यों उनको अपने किसी फैसले की सफाई दूं? नाराज होते हैं तो होते रहे। हम दोनों के बीच जो कड़वाहट है वो वैसे भी किसी सफाई, किसी माफ़ी से दूर नहीं हो सकती है। वो तो मेरी बेटी की खुशी है जिसकी वजह से मैं उनको झेल रही थी, और वो भी सिर्फ अपनी बेटी की वजह से मुझको बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना कुछ नहीं बचा है हम दोनों के बीच अब। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी इतना करो ना मुझे प्यार पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने तलाक होने के 15 साल बाद भी नचिकेत और रागिनी के दिलों की कड़वाहट कम नहीं हुई है। निशी के कहने पर रागिनी ने नचिकेत को उसकी शादी में बुला तो लिया, लेकिन वो नचिकेत को निशी के पिता की तरह नहीं बल्कि सिर्फ एक मेहमान की तरह देखना चाहती है। वो उसको शादी के किसी काम में दखल ना देने की चेतावनी देती है। अब आगे। नचिकेत और मेरे बीच असहजता के बावजूद घर में खुशियों का माहौल था। निशी तो खुश थी ही, लेकिन 15 साल से बिछड़े हुए मेरे दोनों बेटों आरव और अगम में भी अच्छी बनने लगी थी। मुझे चिंता थी तो बस मेरे बेटे रणवीर की। हमारे रिश्ते की कड़वाहट सबसे ज़्यादा उसी के मन में घुली हुई थी। ना वो किसी बात से खुश दिखता था, ना नाराज़। वो इस चहल पहल से बिल्कुल उदासीन था, जैसे कोई मशीन हो। आज भी घर में लाइट्स लग रही थीं तो अगम और आरव पूरा वक्त बाहर ही खड़े थे। अगम तो इस चमक दमक और इन तैयारियों से ज़्यादा ही एक्साइटेड था। ब्रो, हैव यू सीन द लाइटिंग? घर बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है, आरव एक्साइटमेंट में रणवीर से बोला। दिस इज़ ऑल रबिश, पहले शादी करो फिर डिवोर्स ले लो। अरे जब डिवोर्स ही लेना है तो शादी क्यों करते हैं लोग? रणवीर ने कहा। मतलब तुम शादी नहीं करोगे? अगम ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। नेवर। रणवीर की आवाज़ की कड़वाहट मुझे अंदर तक हिला गई। मुझे रणवीर के बारे में नचिकेत से बात करनी होगी। इतनी सी उम्र में रिश्तों से भरोसा उठ जाना
उसके लिए ठीक नहीं था। मैंने सोच लिया था कि निशी की शादी होने के बाद मैं नचिकेत से इस बारे में ज़रूर बात करूंगी, लेकिन इस वक्त मेरे सामने एक और सवाल खड़ा हो गया था। मैं निशी के कन्यादान का सामान सेट कर रही थी। सन्नी ताई, मंदिर में तांबे का कलश रखा है, लेके आना तो, मैंने आवाज़ दी। वो कलश लेके आई तो मैंने उनको काम में मदद के लिए रुक जाने के लिए कहा। नहीं बाबा, अभी मुझे निशी के पापा को ढूंढना है, बहुत ज़रूरी काम है, सन्नी ताई बोली। आपको क्या काम है नचिकेत से? मैंने हैरानी से कहा। मेरे को क्या काम होगा? पंडित जी ने मैसेज भेजा है उनके लिए कि कन्यादान के लिए उनको व्रत रखना होगा, वही बताने के लिए ढूंढ रही हूँ, सन्नी ताई जी बोली। ये कैसे हो सकता है? निशी का कन्यादान नचिकेत क्यों करेंगे? 15 साल तक अपने आप को भूल के बच्चों को बड़ा किया मैंने, और आज उसके पापा आ गए तो कन्यादान उनका हक हो गया? नहीं, मैं निशी का कन्यादान करने का हक किसी को नहीं दे सकती, नचिकेत को भी नहीं। तुमने बुलाया था? मेरे ख्याल को नचिकेत की आवाज ने तोड़ा। हाँ, बस ये बताना था कि निशी का कन्यादान मैं करूंगी, मैंने बिना उसकी तरफ देखे पूजा का सामान सेट करते करते कहा। ठीक है, वैसे कन्यादान करना पिता का हक होता है, नचिकेत बोले। 15 साल तक पिता की जिम्मेदारियां याद नहीं आई आपको, और आज हक जताने आ गए? मेरी आवाज में कुछ ज्यादा ही कड़वाहट आ गई थी। हक नहीं जता रहा हूं, बस कह रहा हूं। और कुछ? एक लंबे पॉज के बाद उन्होंने पूछा। मैं कुछ कहती इससे पहले ही हाथ में एक गोल्डन कुर्ता लिए निशी कमरे में चली आई। कल ही उसने नचिकेत के लिए कुर्ता खरीदा था। डैड, मेरे कन्यादान में आप यही पहनेंगे, मॉम की येलो साड़ी से भी मैच करेगा, नाइस ना? कुर्ता नचिकेत के सामने करते हुए उसने कहा। वेरी नाइस, नचिकेत ने कहा। कन्यादान के लिए बेटी का दिया कुर्ता लेके नचिकेत उसके साथ ही बाहर चले गए। कितनी खुश थी निशी अपने कन्यादान में अपने डैड की मौजूदगी से। मैं इसके बाद कुछ नहीं कह पाई। आखिर ये तलाक मेरा और नचिकेत का था, निशी के मम्मी पापा का तो तलाक हो ही नहीं सकता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी इतना करो ना मुझे प्यार पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने रिश्तों में कड़वाहट के बाद भी रागिनी और नचिकेत, जिनका तलाक 15 साल पहले हो चुका था, अच्छे माँ बाप का फर्ज निभा रहे हैं। रागिनी चाहती है कि निशी का कन्यादान वो खुद करे, लेकिन जब वो देखती है कि निशी खुद पिता के हाथों कन्यादान करवाना चाहती है तो वो नचिकेत को ही ये मौका दे देती है। अब आगे। बारात आ चुकी थी। जयमाल के लिए निशी को लेने मैं उसके कमरे में पहुंची तो देखा रणवीर अपने मोबाइल पे निशी को दूल्हे बने जिग्नेश की तस्वीर दिखा रहा था जो उसने बालकनी से ली थी। रणवीर ने वही क्रीम कलर का कुर्ता पैजामा और दुपट्टा पहना था जो मैं उसके लेके आई थी, जिसको पहनने से वो कल तक इनकार कर रहा था। मैं दरवाजे पे खड़ी उसको देखती रह गई। मुझे देख के रणवीर के चेहरे के भाव बदल गए और वो कमरे के बाहर जाने लगा, लेकिन मैं रास्ते के बीच में खड़ी थी। कैन आई गो? उसने कहा तो मेरा ध्यान टूटा। मैंने किनारे होके उसको रास्ता दे दिया। वो नीचे हॉल में चला गया। अगम और आरव बारातियों के साथ नाचने वालों की भीड़ में शामिल हो गए थे, लेकिन रणवीर किनारे पे ही खड़ा रहा। डोंट बी रूड टू योर मदर, उन्होंने स्पेशली ये कुर्ता सिलवाया है, अगर पहन लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। और प्लीज़ अपनी बहन की शादी में इन्वॉल्व हो तुम, उसे अच्छा लगेगा। कल रात मैंने नचिकेत को रणवीर से कहते सुना था। मैंने मन ही मन उनको शुक्रिया कहा, कम से कम वो मेरे बच्चों के मन में मेरे लिए जहर नहीं भरते। शादी की हर रस्म में रणवीर को हिस्सा लेते देख मुझे दिली खुशी मिल रही थी। आरव और अगम की तरह मस्त मौला तो वो कभी नहीं था, लेकिन उसको देख के ये भी नहीं लगा कि वो मजबूरी में ये सब कर रहा हो। मैं जानती थी कि ये खुशी सिर्फ आज भर के लिए है, क्योंकि कल नचिकेत और मेरे दोनों बेटे वापस जा रहे थे। फिर भी मैं खुश थी कि मेरी बेटी की शादी में उसका पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। मेरी बेटी जो चाहती थी उसे मिल गया था। फेरों के बाद अब दोनों पक्षों में छेड़छाड़ और खेल का दौर चल रहा था।
पीतल की परात में दूध, हल्दी, कुमकुम, फूल और ढेर सारे पानी के बीच निशी और जिग्नेश अंगूठी खोजने का खेल खेल रहे थे और निशी तीसरी बार भी जीत गई थी। आरव, अगम और रणवीर जिग्नेश को छेड़ रहे थे। अरे अंगूठी किसी को भी मिले, गुलाम तो मैं इनका पहले ही हो गया हूं, जिग्नेश ने कहा तो निशी ने शर्मा के नजरें झुका ली। इस पल में कितना सुकून था, काश मैं किसी को बता पाती। खुशी से मेरा दिल भर आया। शायद पहली बार मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। इस छेड़छाड़ और खेल में सबको व्यस्त देख के मैं उनकी नजरें बचा के छत पे चली आई, जैसे अपनी खुशियों को मैं अपनी ही नजर लगने से बचा लेना चाहती थी। मैं जाने कितनी देर तक छत पे लगी बेंच पे बैठी थी। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि नचिकेत कब ऊपर आ चुके हैं। विदाई के लिए सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कहा और मेरे बगल में आके बैठ गए। मैं उनको देख के मुस्कुराई। संतोष की एक मुस्कान नचिकेत के चेहरे पे भी थी। चिंता मत करो, वो संभाल लेगी। तुमने अच्छी परवरिश की है हमारी बेटी की, नचिकेत ने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस ली। इतने सालों की तपस्या का फल आज मुझे मिल गया था। नचिकेत को चलने का इशारा करते हुए मैं भी खड़ी हो गई। नीचे बारात विदाई के लिए तैयार थी और निशी की नजरें हम दोनों को ही ढूंढ रही थीं। मुझे देखते ही उसने राहत की सांस ली और अपनी बाहें मेरी ओर फैला दी। मैंने उसको गले से लगा लिया। अपने दिल का सारा प्यार आज मैं उस पे उड़ेल देना चाहती थी। निशी ने अपनी हथेली से मेरे आंसू पोंछे और बोली, डोंट वरी माँ, इट विल बी ऑल राइट। मैं जानती थी कि जितना खराब होना था वो हो चुका था। अब सब अच्छा ही होगा। मैंने उसको सजी धजी कार में बिठाया। नचिकेत अपने दामाद जिग्नेश को हमेशा खुश रहने की नसीहत दे रहे थे। थोड़ी देर में बारात चल पड़ी। मेरे आंगन को सूना करके निशी अपने ससुराल जा चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में सुकून था कि उसकी जिंदगी में हमेशा खुशियां रोशनी बन के झिलमिलाती रहेंगी। मैंने सोचा था कि मैं फिर नचिकेत से नहीं मिलूंगी, लेकिन आज वो मेरे सामने खड़े मेरी ही तरह भरी हुई आंखों से अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। उनके और मेरे बीच भले ही अब कोई रिश्ता ना हो, लेकिन हमारे बच्चों से हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा। मैं उनको अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाना चाहती, लेकिन कई बार सोचती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ, हमारी शादी के साथ चाहे जो भी किया हो, लेकिन अपने बच्चों के पिता से क्या कभी पूरी तरह नाता तोड़ पाऊंगी? बस इतनी सी थी ये कहानी।